नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज की जो क्राइम की यह कहानी है, इसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार एक इंसान किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक गलत कर सकता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। गाजियाबाद के लोनी की इंदिरापुरी कॉलोनी में रहने वाली पूनम चौधरी के पिता मांगेराम उत्तर प्रदेश होमगार्ड में नौकरी करते थे। उनके 3 बच्चे थे। पूनम सबसे बड़ी थी। मांगेराम बहुत ज्यादा तो नहीं कमा पाते थे, लेकिन किसी तरह गुजर बसर हो जाती थी। पूनम बचपन से आजाद ख्याल की लड़की थी। उसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर ली। लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही माता पिता ने उसकी शादी कर दी। पूनम की शादी सन 2010 में गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में खंजरपुर निवासी राजीव चौधरी से हुई थी। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाला जाट परिवार, ऊपर से पूनम जैसी लड़की का आजाद ख्याल और महत्वाकांक्षी होना। पति और ससुराल वालों पूनम की ज्यादा पटरी नहीं बैठी। छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी और ससुर के शर्म लिहाज के उलान से पूनम इतनी आजिज आ गई कि उसने राजीव के आए दिन झगड़े होने लगे। इस दौरान पूनम एक बेटी की मां बन चुकी थी, जिसका नाम उसने कशिश रखा। लेकिन बंदिशों में रहना पूनम को मंजूर नहीं था। इसीलिए पति और ससुराल वालों से उसका विवाद कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। पूनम के माता पिता ने भी उसे समझाया कि शादी ब्याह के बाद लड़की को बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। इसीलिए वह अपनी ससुराल वालों और पति के साथ कुछ समझौते करके चले। लेकिन अपने ही तरीके से जिंदगी जीने वाली पूनम की समझ में यह बात नहीं आई। आखिरकार नतीजा यह निकला कि दोनों परिवारों के बीच कई बार मनोबल की कोशिशें बेकार गई। अंततः सन 2013 में पूनम का राजीव से तलाक हो गया। तलाक के समय पूनम को ससुराल की तरफ से हर जाने के रूप में 3-4 लाख रुपए मिले। पूनम अपनी बेटी को लेकर माता पिता के पास आ गई। कुछ दिनों बाद मांगेराम ने लोनी का अपना घर बेच दिया और वह गाजियाबाद के सिहानी गेट स्थित नेहरू नगर में आकर रहने लगे। 5 साल पहले वे होमगार्ड से रिटायर हो गए। इधर पति से तलाक के बाद पूनम माता पिता के साथ उनके घर आकर रहने लगी। लेकिन पूनम आजाद ख्याल जिंदगी बसर करना चाहती थी, जिससे चलते माता पिता के घर में भी ससुराल की तरह जिंदगी जीने पर प्रतिबंध लगने लगे। कुछ महीने तो जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन फिर आए दिन पूनम को कभी माँ से तो कभी पिता से रोक टोक के कारण झगड़ा होने लगा। आए दिन कलह के बाद आखिर एक दिन पूनम ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोच लिया कि वह अपनी बेटी कशिश को लेकर परिवार से अलग रहकर अपनी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े होकर गुजारेगी। इसके लिए उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसने पूनम की जगह अपना नाम प्रिया चौधरी रख लिया। उसने इसी नाम से अपना आधार कार्ड व दूसरे दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। पूनम उर्फ प्रिया ने जब मायका छोड़ा तो माता पिता ने उसे लाख समझाना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी। इसीलिए माता पिता से उसकी खूब कहा सुनी भी हुई। तब पिता ने दुखी होकर प्रिया से कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते वे कभी सुखी नहीं रहते और एक ना एक दिन उन्हें पछताना पड़ता है। लेकिन प्रिया के सिर पर तो आज़ादी के आत्मनिर्भर होकर रहने का भूत सवार था। उस वक्त माता पिता की यह बात उसे ऐसी लगी मानो वे उसे अभिशाप दे रहे हैं। यही कारण था कि माता पिता का घर छोड़ते समय उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वह मर भी जाए तो वे उसकी अर्थी को कंधा देने न आए।
घर छोड़ने के बाद माता पिता से प्रिया ने कभी बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखे। हाँ, यदा कदा उसकी माँ और बहन भाई फोन पर उसकी कुशल क्षेम जरूर पूछते रहते थे। इससे ज़्यादा परिवार वालों को उसकी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं था। इधर माता पिता का घर छोड़ने के बाद प्रिया ने सामने दिक्कत थी कि अब क्या करे और कहाँ रहे। उसने अपनी सहेली चंचल के इस बारे में बता दिया। चंचल उसकी ही बिरादरी की युवती थी, दोनों की पुरानी दोस्ती थी। लोनी की ही रहने वाली चंचल की शादी मोदी नगर में हुई थी। वह अपने पति के साथ मोदी नगर के सुदामापुरी में रहती थी। चंचल को जब प्रिया के तलाक और माता पिता से विवाद के बाद घर छोड़ने की बात पता चली तो उसने प्रिया से कहा कि वह मोदी नगर आ जाए और उसके घर में रहे। साल 2013 के अंत में प्रिया अपनी बेटी कशिश को लेकर मोदी नगर के सुदामापुरी चली गई और वहां के मकान में किराए पर रहने लगी। चूंकि प्रिया ब्यूटी पार्लर का काम जानती थी, इसीलिए उसने किराए की एक दुकान लेकर वह बेटी के नाम से एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। संयोग से पार्लर का काम ठीक से चल निकला और धीरे धीरे उसकी जिंदगी ढर्रे पर आने लगी। प्रिया को आज की पीढ़ी के लोगों की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की लत लगी थी। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, फेसबुक पर एक्टिव रहती थी। सन 2014 में उसे फेसबुक पर अमित गुर्जर नाम से एक आकर्षक नौजवान की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली तो उसने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। बाद में उसकी किताबों की बुक बाइंडिंग का काम करता है। उसके पास पैसा, रोजगार सब कुछ है, लेकिन जीवन में साथ देने वाला कोई हम सफ़र नहीं है। अमित गुर्जर मैसेज में ऐसी इमोशनल और प्यार भरी बातें करता था कि कुछ समय बाद प्रिया भी उससे बेतकल्लुफ़ होकर बातचीत करने लगी। कुछ महीने की फेसबुक दोस्ती में ही प्रिया अमित के साथ इतनी घुल मिल गई मानो उसकी सालों पुरानी जान पहचान हो। उसने अपने दिल की किताब का हर पन्ना अमित के सामने खोल दिया। दोनों की परिवार के नाम पर उसके साथ चंचल ही थी, जिससे वह अपने हर सुख दुख की बात शेयर करती थी। चंचल को भी लगा कि अगर अमित के कारण प्रिया की जिंदगी को एक नया ढैर मिल गया तो उसकी बिखरी जिंदगी संवर जाएगी। 2014 के मध्य में प्रिया और अमित का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने एक साथ रहने और शादी करने का फैसला कर लिया। इसके लिए वह पहले अमित से मिली, दोनों की रूबरू पर यह मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रिया ने अमित को वैसा ही पाया जैसा उसने खुद के बारे में बताया था। दोनों के बीच भविष्य को लेकर बहुत सी बातें हुई। फिर एक दिन प्रिया अपनी बेटी कशिश के साथ चंचल का मकान छोड़कर अपने सामान सहित अमित के पास मेरठ चली गई। अमित गुर्जर ने मेरठ के प्रतापपुर इलाके में स्थित काशी राम कॉलोनी में किराए का एक कमरा ले लिया और प्रिया व उसकी बेटी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। इस दौरान प्रिया ने अपना ब्यूटी पार्लर भी बंद कर दिया था। वक्त इसी तरह तेजी से गुजरने लगा। प्रिया अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन वह अपने हर सुख के बारे में अपनी सहेली चंचल को फोन पर सब कुछ बता देती थी। सप्ताह में 1-2 बार दोनों के बीच फोन पर बातचीत जरूर होती थी। कभी प्रिया चंचल को फोन करती तो कभी चंचल प्रिया को। प्रिया चंचल से मिलने के लिए मोदी नगर भी चली जाती थी। 21 जुलाई 2020 की शाम का समय था। मोदी नगर की सीमा से सटे मेरठ जिले के प्रतापपुर थाने के बाहर सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल, हिंदू वाहिनी और हिंदू महासभा जैसे हिंदूवासी संगठनों ने कार्यकर्ता थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रतापपुर पुलिस मुर्दाघर कातिल को गिरफ्तार करो जैसे नारे लगा रहे थे। थाने के बाहर जमा भीड़ इस कदर अनियंत्रित थी कि डर लग रहा था कहीं भीड़ थाने पर हमला न कर दे। इसीलिए जिले के एसएसपी अजय साहनी, एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह और ब्रह्मपुरी सर्किल के सीओ
चक्रपाणी त्रिपाठी दूसरे थानों की फोर्स व अतिरिक्त पुलिस बल लेकर प्रतापपुर थाने पहुंच गए। उच्च अधिकारियों ने जब प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझाकर बातचीत की, वे समझ गए कि मामला संवेदनशील है। अगर जल्द ही उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो बात बिगड़ भी सकती है। प्रदर्शनकारियों के साथ प्रिया चौधरी की सहेली चंचल सिंह भी थी। चंचल ने प्रतापपुर थाने पहुंचे उच्च अधिकारियों को अपने फोन की कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनाई, जिससे साफ हो गया कि चंचल ने भूर बराल चौकी इंचार्ज वीर सिंह और प्रतापपुर थाने के इंस्पेक्टर क्राइम भूपेंद्र सिंह को जो शिकायत दी थी उस पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, पुलिस आरोपी शमशाद से 1 लाख रुपए लेकर उल्टा चंचल को ही इस मामले में फंसाने की साजिश रच रही थी। चंचल ने हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस के आला अफसरों को इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, चौकी इंचार्ज वीर सिंह तथा भूर बराल गांव के कुछ लोगों की ऑडियो भी सुनवाई, जिसमें बात करने वाले चंचल को धमकी देते हुए इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे। मामला जिस तरह का था उसमें तत्काल कार्रवाई करना लाजमी था। लिहाजा एसएसपी अजय साहनी ने उसी वक्त इस मुकदमे की जांच का काम इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह से लेकर प्रतापपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश मिश्रा को सुपुर्द कर दिया। एसएसपी अजय साहनी ने एसपी सिटी व सीओ को निर्देश दिया कि जब तक इस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वे प्रतापपुर थाने में ही डटे रहें। पुलिस जब अपनी कार्यशैली में आकर कोई काम करती है तो झटपट सारे काम होते चले जाते हैं। एसपी सिटी के आदेश पर प्रतापपुर थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने उसी रात भूर बराल गांव में रहने वाले शमशाद को उसके दुकान से हिरासत में ले लिया। शमशाद को थाने लाकर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। 5 घंटे की पुलिसिया पूछताछ में शमशाद टूट गया और उसने बताया कि उसने प्रिया चौधरी और उसकी बेटी कशिश को गला दबाकर हत्या कर दी है और उन दोनों के शव अपने ही घर में बेडरूम का फर्श खोदकर दबा दिए हैं। शमशाद ने बताया कि उसके शव दबाने के बाद दोबारा फर्श बना दिया था और ऊपर से डबल बेड बिछा दिया है। प्रतापपुर पुलिस ने एसपी सिटी की निगरानी में अगली सुबह मजदूरों को बुलवाकर शमशाद के घर के बेडरूम के फर्श की खुदाई करवाई तो वहां 3 फुट जमीन के नीचे दबे 2 कंकाल मिले। पुलिस ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक जांच करवाकर दोनों कंकालों को जांच के लिए भेज दिया ताकि यह साबित किया जा सके कि दोनों कंकाल प्रिया और उसकी बेटी के ही हैं। इसके लिए पुलिस ने चंचल से प्रिया के पिता का मोबाइल नंबर हासिल करके उन्हें भी बुलवा लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव मांगे राम को सौंपने से पहले उनका ब्लड सैंपल भी लिया ताकि दोनों की डीएनए जांच कराई जा सके। पुलिस ने शमशाद से पूछताछ के बाद उसके घर के नीचे फर्श को खोदने और साक्ष्य जुटाने के लिए बुलडोजर से भी खुदाई करवाई, लेकिन पुलिस को दूसरा कोई साक्ष्य नहीं मिला। पूनम नाम बदलकर प्रिया चौधरी की जिंदगी में अचानक शमशाद की एंट्री कैसे हुई और उसने प्रिया की हत्या क्यों कर दी, इसकी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। चंचल का मकान छोड़कर प्रिया जब मेरठ में अपने प्रेमी अमित गुर्जर के पास रहने के लिए आई तो उसने प्रतापपुर में काशीराम कॉलोनी में किराए का मकान ले लिया और वहां प्रिया और उसकी बेटी कशिश के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। जब प्रिया ने पूछा कि वह उसे अपने भूर बराल के मकान में क्यों नहीं रखता तो उसने बताया कि वह मकान अभी छोटा है और अभी उसमें वह अपनी लेबर के साथ बुक बाइंडिंग का काम कर रहा है। कुछ दिन बाद जब मकान में 1-2 कमरे बनवा लेगा तो उसे घर ले जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद प्रिया पर यह भेद खुल गया कि उसने अमित गुर्जर नाम के जिस युवक के हाथों में अपनी जिंदगी सौंप दी है वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है
और उसका असली नाम शमशाद है। प्रिया को जब यह बात पता चली तो उसका अमित उर्फ शमशाद से जमकर झगड़ा हुआ। काफी दिन तक दोनों के बीच झगड़े होते रहे। बात इस कदर बढ़ी कि प्रिया ने शमशाद के खिलाफ खरसोखोदा थाने में बहला फुसलाकर, अपहरण करने, धर्म छिपाकर, शादी का झांसा देने, बलात्कार करने की शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन शमशाद ने प्रिया को किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के झांसे में ले लिया और उससे वादा किया कि वह सारी जिंदगी उसका साथ निभाएगा। शमशाद ने तब उससे यह भी कहा कि वह मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है तो इसमें उसका क्या गुनाह है? क्या मुस्लिम होने से उसका प्यार कम हो गया है? प्रिया जिंदगी में बहुत भटकाव देख चुकी थी। अब वह जिंदगी में सुकून और ठहराव चाहती थी। लिहाजा उसने शमशाद को माफ कर दिया और उसी के साथ रहने लगी। करीब 4 साल तक काशीराम कॉलोनी में रहने के बाद करीब 1.5 साल पहले शमशाद प्रिया और उसकी बेटी को भूर बराल वाले अपने मकान में ले आया और तीनों साथ रहने लगे। शमशाद ने इस मकान में काम के साथ परिवार को रखने के लिए अलग से 2 कमरे बनवा लिए। प्रिया जब काशीराम कॉलोनी में रहती थी उसी वक्त उसने वहां 1.25 लाख रुपए के अपने पैसे से एक जनता फ्लैट खरीदा था ताकि भविष्य में जरूरत के समय इस मकान में किया गया निवेश उसकी बेटी के काम आ सके। शमशाद के साथ प्रिया की जिंदगी ठीक तो चल रही थी, लेकिन हर गृहस्थी की तरह बीच में उसकी भी कुछ ऐसी बातें होती रहती थी जिससे शमशाद और प्रिया के बीच झगड़ा हो जाता था। वैसे भी प्रिया स्वभाव से जिद्दी और गुस्सैल थी। शमशाद के धर्म के बारे में जानने के बाद भले ही माफी मांगने पर शमशाद और प्रिया के रिश्ते ठीक हो गए थे, लेकिन दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे। एक सच यह भी था कि प्रिया दिल से उस पर भरोसा नहीं करती थी, इसीलिए वह अपने दिल के हर सुख दुख की बातें अपनी सहेली चंचल से करती रहती थी। चंचल को अमित गुर्जर से शमशाद के रूप में सामने आए प्रिया के आशिक के बारे में हर बात पता थी। चंचल उसे बीच में समझाती भी रहती थी कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी बीच अचानक 22 मार्च को देश भर में कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लग गया, जिससे लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया और अपनी परेशानी में उलझे लोग कुछ दिन तक फोन पर भी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सके। वैसे तो चंचल और प्रिया के बीच सप्ताह में 1-2 बार फोन पर बातचीत हो ही जाती थी, लेकिन इस बार उसे सप्ताह भर तक बात करने का मौका नहीं मिला। उसने 30 मार्च को जब प्रिया से बात करने की कोशिश की तो प्रिया का फोन बंद मिला। अगले दिन उसने फिर प्रिया से बात करने के लिए फोन मिलाया, तब भी फोन बंद मिला। जब कई दिन तक ऐसा होता रहा तो चंचल ने शमशाद को फोन करके पूछा कि प्रिया का फोन बंद क्यों है, उसकी तबीयत तो ठीक है। शमशाद ने चंचल को बताया कि हाँ, उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन उसका फ़ोन खराब हो गया था, वह अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई है। चंचल को यह जानकर हैरानी हुई कि आखिर ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसके बारे में प्रिया ने उसे नहीं बताया। इधर प्रिया का फ़ोन नहीं मिल रहा था, दूसरी ओर वह जब भी शमशाद से प्रिया के बारे में पूछती तो वह इधर उधर की बातें करके टरका देता था। चंचल समझ गई कि प्रिया के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो गई है जिसकी वजह से शमशाद उसे सच नहीं बता रहा है। दिक्कत यह थी कि लॉकडाउन के कारण घर से बाहर जाकर भी प्रिया की तलाश नहीं की जा सकती थी। अचानक अप्रैल महीने में प्रतापपुर थाने का एक दरोगा वीर सिंह चंचल के घर पहुंच गया। उसने बताया कि शमशाद ने उसके खिलाफ शिकायत दी है कि उसकी बीवी प्रिया का चंचल ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है। उसने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या की आशंका भी जताई है। इससे चंचल समझ गई कि शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी के साथ जरूर कोई अहित कर दिया है और खुद को बचाने के लिए अब उसके ऊपर ही आरोप लगा रहा है, क्योंकि वह प्रिया की छानबीन कर रही थी। चंचल समझ गई कि अब अगर प्रिया का पता लगाना है तो उसे खुल कर के
सामने आना होगा। इसीलिए वह दरोगा वीर सिंह के बुलावे पर प्रतापपुर थाने पहुंच गई, क्योंकि वहां इंस्पेक्टर क्राइम भूपेंद्र सिंह शमशाद की शिकायत पर इस मामले की छानबीन कर रहे थे। चंचल ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे शमशाद ने खुद को हिंदू बताकर प्रिया के साथ छल से प्यार किया, फिर किस तरह उसका भेद खुला। अप्रैल महीने में चंचल ने भी इंस्पेक्टर भूपेंद्र को लिखित में एक शिकायत दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे आशंका है कि शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर लाश कहीं गायब कर दी है। चंचल ने इंस्पेक्टर भूपेंद्र पर इस बात का भी दबाव डाला कि वे शमशाद और प्रिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालें, जिससे पता चल सकता है कि जिस समय प्रिया का फ़ोन बंद हुआ उसकी और शमशाद की लोकेशन कहाँ थी। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, जब जांच नहीं करनी तो वह फरियादी को उल्टी कहानी समझा देती है, डराती धमकाती है। शमशाद के खिलाफ चंचल की शिकायत मिलने के बाद भी पहले प्रतापपुर चौकी इंचार्ज और फिर प्रतापपुर थाने के इंस्पेक्टर क्राइम भूपेंद्र सिंह उसे बार बार डांट लगाते रहते कि वह क्यों पराई आग में अपने हाथ जला रही है। अगर जांच शुरू हुई तो वह उल्टा फंस सकती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह चंचल से बात करते समय अश्लीलता की हद पार कर जाते थे और गाली गलौज तक करने लगते थे। इसी दौरान शमशाद और भूबराल में रहने वाले उसके कुछ साथियों ने भी चंचल पर फोन करके दबाव डाला कि वह इस मामले से दूर रहे, वरना खुद फंस जाएगी। इसी तरह 4 महीने बीत गए। चंचल के सामने कोई चारा नहीं रहा तो उसने इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ शमशाद और उसके साथियों के फोन पर हुई बातचीत के ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिए। मामला चूंकि संवेदनशील था, तो ऑडियो की बातचीत सुनकर कुछ हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने चंचल के संपर्क साधा और प्रतापपुर पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन पुलिस ने तो मानो इस मामले में शमशाद को पाक साफ मानने की कसम खा ली थी। जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने देखा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, तो 14 जुलाई 2020 को कई दर्जन हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ता एकत्रित होकर प्रतापपुर थाने पहुंच गए और प्रतापपुर थाना प्रभारी नंद प्रकाश मिश्र से मिले और सारी बात बताई। दबाव बढ़ता देख एसएचओ आनंद मिश्रा ने उसी दिन चंचल की शिकायत पर प्रतापपुर थाने में चंचल और उसकी बेटी का मुकदमा अपहरण की धारा 364 आईपीसी के तहत दर्ज करवा दिया। जांच का काम उन्होंने भूपेंद्र सिंह को ही सौंपा। साथ ही इस मामले में जल्द कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिया। लेकिन पुलिस यहां पर भी नहीं चेती। शमशाद को थाने बुलाकर पूछताछ तो की, लेकिन बाद में पता चला कि चौकी इंचार्ज वीर सिंह ने 20,000 और इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह ने 78,000 रुपये लेकर उसे छोड़ दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान चंचल प्रतापपुर थाने की पुलिस को फोन करके रोज पूछती कि शमशाद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, लेकिन हर बार उसे नया बहाना बनाकर टरका दिया जाता था। चंचल समझ गई कि घी सीधी अंगुली से नहीं निकलेगी। जिस तरह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया गया था, उसी तरह कार्रवाई के लिए भी टेढ़ा रास्ता ही अपनाना होगा। और फिर 21 जुलाई को चंचल हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर प्रतापपुर थाने पहुंच गई। सैकड़ों की तादाद में लोगों द्वारा थाने को घेरने और प्रदर्शन करने की जानकारी जब पुलिस मुख्यालय में एसएसपी अजय साहनी को मिली, तो वे अपनी टीम के साथ प्रतापपुर थाने पहुंचे। उसी रात इस मामले में एक्शन कराया। जब शमशाद नहीं मिला तो पुलिस ने उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन उसी रात पुलिस की दूसरी टीम ने शमशाद को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। शमशाद से पूछताछ के बाद उसके घर में बेडरूम के फर्श के नीचे दबे प्रिया और उसकी बेटी के कंकाल बरामद हो गए। माँ बेटी की लाशें शमशाद के घर से मिलने के बाद लोग पुलिस के खिलाफ इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने आरोपी एसआई वीर सिंह तथा इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को दौड़ा लिया।
हालात काबू करने के लिए पीएससी बुलानी पड़ी, तब जाकर भीड़ को काबू किया गया। इससे यह बात साफ हो गई कि इस मामले में उन दोनों की भूमिका संदिग्ध थी। अगर वे ठीक से जांच करते तो मामला 4 महीने पहले ही खुल जाता। एसएसपी अजय साहनी ने इंस्पेक्टर और एसआई को उसी समय सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ लगे आरोपों तथा वायरल हुए ऑडियो की जांच का काम सीओ चक्रपाणी त्रिपाठी को सौंप दिया। पुलिस को शमशाद से पूछताछ में पता चला कि पिछले कुछ समय से प्रिया छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ने लगी थी। उसे बात बात में ताना देती थी कि उसने अपना धर्म छिपाकर उसकी जिंदगी खराब कर दी है। इस बीच शमशाद प्रिया पर कभी कभी नमाज अदा करने के लिए भी दबाव बनाता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच तकरार और ज़्यादा बढ़ जाती थी। हुआ यह कि प्रिया ने काशीराम कॉलोनी में जो फ्लैट खरीदा था, शमशाद ने उसे प्रिया पर दबाव डालकर लाख रुपयों में बिकवा दिया और उससे वादा किया कि कुछ दिनों में उसके पास एक बड़ी पेमेंट आने वाली है, जिसे मिलाकर वह प्रिया को एक महंगा मकान दिलवा देगा। लेकिन 2 महीने गुजर जाने के बाद भी न तो शमशाद ने दूसरा मकान खरीदवाया और न ही बिके हुए मकान की रकम लौटाई। ज़्यादा दबाव डालने पर उसने एक दिन प्रिया को कुछ हजार रुपए जरूर लौटाए। प्रिया आए दिन उससे सारा पैसा लौटाने का दबाव बना रही थी, लेकिन अचानक लॉकडाउन लग गया। 28 मार्च को शमशाद लेबर को पैसे देने के लिए एक प्रकाशक से 80,000 लाया था। प्रिया ने शमशाद के पास इतनी बड़ी रकम देखकर उसे अपने पैसे मांगे तो शमशाद ने कहा कि यह पैसा मजदूरों को देना है। लॉकडाउन के कारण उनके पास खाने का कुछ नहीं है। जब हालात थोड़ा ठीक होंगे और पैसा आएगा तो वह सारा पैसा चुका देगा। बस इसे लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। उस वक्त रात का समय था। प्रिया ने नाखूनों से शमशाद का मुंह नोच डाला। इसके बाद वह दौड़कर रसोई में गई और चाकू ले आई। उसने शमशाद पर हमला कर दिया। इस हमले में शमशाद के हाथ की कलाई कट गई। हाथ से खून बहता देख शमशाद गुस्से से पागल हो गया और उसने प्रिया को जोर का धक्का दे दिया। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। शमशाद ने लपक कर जमीन पर पड़ी प्रिया का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। गुस्से और जुनून में शमशाद उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक उसके शरीर ने छटपटाना बंद नहीं कर दिया। शमशाद के सिर पर चढ़ा गुस्से का उबाल जब शांत हुआ तो उसने अपने सामने प्रिया का शिथिल पड़ा शरीर देखा। उसने प्रिया को हिला डुला कर देखा। पहले उसे लगा कि शायद वह बेहोश हो गई है, लेकिन बाद में उसने प्रिया की नब्ज देखा तो वह मर चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए और आप सब हमेशा सचेत रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों, धन्यवाद इस कहानी को लास्ट तक देखने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगली क्राइम की सच्ची कहानी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।